नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट ईस्वी सन 1919 में लागू किया गया था, जो हमारे देश के लोगों का वाणी स्वातंत्र्य और व्यक्ति स्वातंत्र्य को समाप्त करने वाला कानून था। इसीलिए गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने उसका विरोध करते हुए इन सभी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अभी सत्यपाल किचलू डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये नेताओं को गिरफ्तार किया क्योंकि वो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। अभी हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ, वो हत्याकांड क्यों हुआ, वैसे तो आप ये सब 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने अभी देखा कि पंजाब के जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू वो लोकप्रिय नेता थे पंजाब के, और उनको अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कैद कर लिया। तो उसके विरुद्ध में उनको जो गिरफ्तारी हुई, उसके विरुद्ध में ये जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में एक सभा का आयोजन हुआ कि उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के लोग, उनका पंजाबियों का जो त्यौहार है बैसाखी, उसी के दिन वो अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का एक बगीचा है, वहाँ पर लोग उन्हें एक सभा का आयोजन किया। अभी जब सभा का आयोजन हुआ तो सभी लोग निहत्थ थे और ऐसे ही सभा में बैठे हुए थे, क्योंकि उन नेताओं को किस तरह छुड़वाया जाए और लोगों में देश प्रेम की भावना जागरूक की जाए, इसलिए ये सभा का आयोजन हुआ था। तो किसी के पास न हथियार थे, सब शांति से सभा में बैठे हुए थे। अभी सेना के सैनिकों उसी समय सेना के सैनिकों को लेकर जनरल डायर, एडोनिल डायर वहाँ पहुँच गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियां की वर्षा की। लोगों को जरा भी नहीं चेतावनी दी, उनको सावधान किया, और बिना जैसे लोग शांति से सभा में बैठे हुए थे, ऐसे निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने आकर तुरंत अंधाधुंध मशीन गन से मतलब सैनिकों द्वारा गोलियों चलाने का आदेश दे दिया। अभी ये बाग के जलियांवाला बाग था, वो कैसा था, तो चारों ओर दीवारें थी ऊंची ऊंची, और बीच में कुआं था खाली, चारों ओर ऊंची दीवारें थी, और बाहर निकलने का एक ही संकरा मार्ग था। अभी ये गोलियां बरसाने चालू हुई तो लोग, ऊंची चारों ओर दीवारें थे तो वो तो कूद कर भाग नहीं सकते, और एक दरवाज़ा था तो वो भी संकरा था, तो नासभाग में कई लोग गिरकर भी दबकर मर गए। इसलिए बहुत सारे लोग गोलीबार का भोग बने। और सरकारी एक आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार हम देखें तो 389 लोग मर गए, 1200 लोग घायल हुए। जबकि कांग्रेस के अनुसार, ये तो अंग्रेज़ों ने आंकड़ा दिखाया, और हम सब जानते कि जो भी आंकड़े दिखाए जाते वो सही नहीं होते, रियल में ज़्यादा ही लोग मरे होते हैं या नुकसान हुआ होता है। तो हमारी कांग्रेस ने जो आंकड़े उस समय निकाले तो उसके अनुसार तो 1000 लोग मारे गए। सोचो कि ऐसे ही शांति से सभा में बैठे लोगों पर, अनजान लोगों पर जनरल डायर ने आकर ऐसे गोलियां चलाई, और हमारे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैठे हुए निर्दोष लोग, 1000 लोग मर गए। अभी ब्रिटिश ऐसे ही निर्दोष लोगों को मार दिया गया, इसीलिए हमारे भारतीय लोगों में ज़्यादा आक्रोश और रोष फैला। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक जांच करवाने वाला हंटर यानी उसका जो नेता था वो हंटर था, इसीलिए वो कमीशन का नाम रखा हंटर कमीशन ही उसकी जांच करने के लिए उन्होंने बिठाया। तो उस हंटर कमीशन ने ये जनरल डायर का बचाव किया। अभी वो तो स्वाभाविक है कि वो कमीशन भी अंग्रेज है, ये जनरल डायर भी अंग्रेज है, और सभी का जो उद्देश्य है वो भारत को पायमाल करके भी इंग्लैंड को समृद्ध बनाना है। तो स्वाभाविक है कि वो जनरल डायर
की तरफदारी करेंगे। इसीलिए हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव किया और क्या बताया, अज्ञानता में हुई प्रामाणिक भूल। सोचो, अज्ञानता में हुई प्रामाणिक भूल बताया उसको। देखो इतना बड़ा उसने कारनामा किया, उनके लिए तो अच्छा किया ना कि भारतीय लोगों को इतने सारे को मार दिया, वो उनके लिए अच्छी बात है, इसलिए उसको प्रामाणिक भूल बताया। कि सोचो ये अंग्रेज कितने ये थे और क्षम्य माना कि तो अज्ञानता में हो गई है और प्रामाणिक यानी अच्छा काम किया है, तो उसको मतलब क्षमा कर दिया। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया तब भी उनको 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया, क्योंकि इंग्लैंड के लिए जनरल डायर ने अच्छा काम किया। वो तो हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने ये लोगों को बलिदान देना पड़ा, निहत्थे लोगों को, कितने औरतें विधवा हुई होंगी, कितने के भाई गए होंगे, वो तो हमारे भारतीय लोगों को सहन करना, उनका क्या गया, उनको तो फायदा हुआ। इसीलिए इंग्लैंड सरकार ने इंग्लैंड में उनको 2000 पाउंड दिया और तलवार देकर उनका सम्मान किया। सोचो, और इससे भारत के लोगों को ज़बरदस्त आघात लगा, हमारे लोगों को मतलब आघात लगा यानी शोक लगा। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति रही सही श्रद्धा भी डगमगा गई। गांधी जी को था कि नहीं अंग्रेज कुछ मानेंगे, हमें आज़ादी देंगे, पर एक कृत्य जो उन्होंने अमानवीय कृत्य किया, दैत्य कृत्य किया, उससे गांधी जी को जो अंग्रेज के प्रति थोड़ी बची हुई श्रद्धा थी वो भी कम हो गई। और इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये घटना हुई तो सबके दिख, आज हम सुन रहे तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे, हमें इतना नफरत की भावनाएं वो अंग्रेजों के प्रति पैदा हो रही। तो उस समय जब ये घटना घटी होगी तो सोचो कि हमारे भारतीय लोगों में क्या नहीं हुआ होगा, और सभी के दिल में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। और असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका भी इस सत्याग्रह ने पूरी की। उसके बाद जो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही। अभी आगे हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। अभी ये मुस्लिमों का जो आंदोलन है, तो हम थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध की ओर जाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था कि जर्मनी, तुर्की, बल्गेरिया, हंगरी, ये 4 देश थे, सामने मित्र राष्ट्र थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल था और इंग्लैंड है, जापान, रूस, अमेरिका वगैरह मित्र राष्ट्र थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी जर्मनी हार गया था और इंग्लैंड मतलब मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी व अन्यायपूर्ण थी। यानी जर्मनी के साथ जो संधि की वो हमने वर्सेलस की संधि में हमने देखा है कि वो अन्यायपूर्ण थी। अभी तुर्क का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा यानी धार्मिक बड़ा था। तो तुर्की उस समय जर्मनी के साथ था और तुर्की का जो सुल्तान था वो इस्लाम धर्म का नेता था, बड़ा था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई उसका विरोध करके, अभी क्योंकि तुर्की जर्मनी के साथ था, इसीलिए वो शर्तें जो जर्मनी के साथ हुई वो तुर्की को भी लागू होती थी। इसलिए उसका विरोध करने के लिए, उसे वो शर्तों को कम करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। याद रखना कि तुर्किस्तान में मुस्लिम लोगों के साथ जो शर्तें रखी, यानी तुर्की जर्मनी के साथ था, जर्मनी के साथ जो संधि हुई और जो शर्तें रखी गई थी वो तुर्की के साथ भी रखी गई। तो वो शर्तों को कम करने के लिए हमारे देश के मुस्लिमों ने जो आंदोलन किया उसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अभी अली बंधु, जिसमें मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, दोनों भाई उस आंदोलन के मुख्य नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया, क्योंकि हम सब जानते हैं गांधी जी ने हमेशा मुस्लिम लोगों को भी अपना भाई माना, इसीलिए तो पाकिस्तान को अलग करने में उन्होंने अपना मतलब सम्मति दी थी।
तो उन्होंने मुस्लिम लोगों को भी अपना भाई मानते थे, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया, सपोर्ट किया। और कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक बना, यानी हमारे हिंदू लोगों ने भी सहयोग दिया, इसलिए ये आंदोलन पूरे भारत में चालू हो गया। अभी हम देखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920-22 में। क्यों हुआ, तो हमारे जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उसके विरोध में हमारे देश के लोगों ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग यानी सहयोग नहीं देना। अंग्रेज हमारे देश में जो शासन कर रहे उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सहयोग नहीं देंगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही, लेकिन आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे नहीं, अगर क्लास में हो तो आपस में बातें करोगे तो वो क्या है, मुझे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी। उसी तरह असहयोग आंदोलन का मतलब है कि उस समय जो अंग्रेजों की सरकार है तो हम भारतीय लोग उसको किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके कायदा कानून को नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, इसी तरह उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो है असहयोग आंदोलन। कब हुआ, 1920-22 में, दिसंबर 1920 में। तो नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली, यानी कांग्रेस उसी समय हमारा चल रहा था और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य उस समय था भारत को आज़ादी दिलवाना। और साल में एक बार और 2 बार ये अधिवेशन होता था। तो इस बार अधिवेशन नागपुर में हुआ था और वहाँ ये असहयोग आंदोलन हम पूरे देश में करेंगे, उसके लिए उसको मान्यता भी दी गई। और कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद की। अभी हमारे देश के लोगों ने कि हमें स्वशासन, अपना शासन नहीं, बस स्वराज्य, अपना देश चाहिए। हमें अंग्रेज हमारे देश में और हम अब शासन करें ऐसा नहीं, हमें अपना देश वापस चाहिए। ऐसी आवाज़ के साथ, ऐसी मांग के साथ हमारे देश के महापुरुषों ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया। अभी ये असहयोग आंदोलन के 2 पहलू थे, वो हम नेक्स्ट चलो हम ये वीडियो में ही देख लेते हैं। 2 पहलू थे, तो रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसमें हम पॉजिटिव पहलू, रचनात्मक पहलू यानी सकारात्मक पॉजिटिव पहलू देखेंगे। तो आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना, यानी हिंदू मुस्लिम में जो भी मतभेद है उनको दूर करके उनको दृढ़ बनाना, यानी सब मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का आग्रह रखना, यानी विदेशी चीज़ वस्तुओं जो इंग्लैंड में से बनकर आती थी, सिगारेट, तंबाकू आदि का हम त्याग करेंगे, हमारे देश की चीज़ वस्तु अपनाएंगे तो हमारे देश के लोगों को ही फायदा होगा। और आगे कहे घर घर चरखा चलाना, यानी उस समय जो इंग्लैंड में से बनकर कपड़ा आता था तो उनका हम त्याग करके हमारे घर में हम कपड़ा बनाएंगे तो हमें भी उससे रोजगारी प्राप्त होगी। बाद में तिलक स्वराज्य फंड, यानी ये इतने सारे हम जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे, योजनाएं बना रहे, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो जिसकी भी इच्छा है, जो दे सकते हैं, वो स्वराज्य फंड में अपने दान दे सके। तो उनमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। बाद में खादी, चरखा, गांधी जी ने जो चरखा चलाया उससे खादी का कपड़ा बनता था, वो खादी का कपड़ा ही सभी लोग पहने। अस्पृश्यता निवारण, उस समय हमारे देश में गाँव में मतलब जो हल्की कौम के लोग हैं जिनको छूते नहीं थे, तो वो दूर करना, यानी वो लोग भी हमारे जैसे हैं तो हम उनके साथ वो छूत अछूत का भेदभाव न रखें। शराब निषेध, यानी कई लोग शराब में शराबी बनकर मतलब अपने घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, व्यक्ति भी पूरा उसकी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाती है, वो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। तो शराब के कारण बहुत सारा घर में आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक मतलब व्यसन है, तो उसको भी दूर करने के लिए भी झुंबेश चलाई। और राष्ट्रीय शिक्षा, यानी अंग्रेजी शिक्षा को दूर करना और सभी लोग अपनी मातृभाषा में और राष्ट्रीय भाषा में ही शिक्षा लें। तो ये थे असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू, पॉजिटिव पहलू। अभी हम देखेंगे खंडात्मक पहलू, यानी उसकी नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें कौन सी थी।
तो जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों, तो लोगों ने जो सरकारी नौकरियां मिली थी उसको छोड़ दिया। धारासभाओं, सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग करना, यानी धारासभा यानी जो विधानसभा है, संसद है, उसी में जो हमारे भारतीय लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकारी स्कूल कॉलेजों में जो हमारे विद्यार्थी बच्चे पढ़ते थे वो उन्होंने भी स्कूलें छोड़ दी। सरकारी अदालतों का भी लोगों ने त्याग किया। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में नियुक्ति सदस्यों द्वारा त्याग, यानी स्थानीय स्वराज्य की संस्था यानी ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका में जो भी हमारे भारतीय सदस्य थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। विदेशी वस्त्र और माल सामान का लोगों ने बहिष्कार किया और सरकारी कार्यक्रम और उपाधियों, सरकारी कार्यक्रमों में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। और उपाधियों जैसे कि गांधी जी को केसरे हिंद ऐसी उपाधि जो दी थी वो उपाधि सभी हमारे महापुरुषों ने वो उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दी, मतलब उनका त्याग कर दिया। ये है खंडात्मक पहलू। मोस्ट IMP है, आपको प्रश्न में भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू कौन से थे, तो ये बताने। खंडनात्मक नेगेटिव या नकारात्मक पहलू कौन से थे, तो सरकारी नौकरियों का, धारासभा का, स्कूल कॉलेजों का त्याग किया, सरकारी अदालतों का स्वराज्य दल के सदस्य थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, विदेशी माल चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो ये नकारात्मक पहलू थे। ओके, थैंक यू। उनमें से जितने MCQs बने इतना